नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना तिब्बत कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि तिब्बत कहाँ पर है और चाइना ने आखिर 1950s में तिब्बत पे आक्रमण किया क्यों और उसको ऑक्यूपाई क्यों किया। तिब्बत, द हाईएस्ट रीजन ऑन अर्थ, जहां पर एवरेज एलिवेशन है करीब 4900 मीटर्स। तिब्बत एक रीजन है तिब्बतियन प्लेट्यू का एशिया में और करीब करीब 1/4 हिस्सा है पूरी चाइनीज टेरिटरी का। ये होमलैंड है तिब्बतियन लोग और साथ में कुछ और एथनिक ग्रुप्स का भी। और अगर प्रॉपर तरीके से हम मैप पर देखें तो ओवर हियर यू कैन सी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर दिस एंटायर रीजन, ये तिब्बत है। और आप देख सकते हैं चाइना का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ये। हालांकि ज़रा यहाँ पे आबादी रहती नहीं है, मैं आपको अभी पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप भी दिखाऊंगा, बट तिब्बत की लोकेशन आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि तिब्बत पर आक्रमण कब हुआ और चाइना ने तिब्बत कब कब्जाया। अक्टूबर 1, 1949 चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग या फिर चेयरमैन माओ ने डिक्लेयर कर दिया कि चाइना अब जाना जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, क्योंकि अब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। और उसी समय से माओ ने प्लान बना लिया था कि तिब्बत पर कैसे ना कैसे करके कब्जा करना है। माओ चाइना के इंपीरियल एम्बिशंस को हवा देना चाहते थे ताकि चाइना की जनता को कम्युनिस्ट पार्टी पर भरोसा हो और तिब्बत को जबरदस्ती चाइना का हिस्सा बना दिया जाए। माओ इस बात की कोई परवाह नहीं करते थे कि सदियों से तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा है। 1912 में 13वें दलाई लामा ने, जो तिब्बत के पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू करी। उसमें तिब्बत को बताया गया कि हम एक इंडिपेंडेंट देश है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश है और वी आर ए स्मॉल रिलीजियस एंड एन इंडिपेंडेंट नेशन। तिब्बत का अपना एक झंडा था, अपनी करेंसी थी, अपने स्टैम्प्स थे, अपना पासपोर्ट था, अपनी आर्मी थी और तिब्बत ने खुद बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन कर रखी थी। और साथ ही साथ तिब्बत डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाता था अपने आस पड़ोस के देशों से। मगर तब भी माओ ने इस सब की परवाह नहीं करी और तिब्बत पर आक्रमण करने का प्लान बना लिया। माओ के प्लान का पहला लक्ष्य ये था कि तिब्बत पर अटैक करके ये हवा फैला दी जाए कि चाइना तिब्बत को हड़पने नहीं बल्कि पश्चिमी इन्फ्लुएंस से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी। अगर हम 14वें दलाई लामा की माने तो चाइना ने तिब्बत के 8000 फौजियों को मार गिराया था आगे बढ़ने से पहले। दुनिया चुपचाप देखती रही और चाइना की फौज धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा जमाती रही। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं आगे बढ़ने से पहले। 1935 को 14वें दलाई लामा, जो इस वक्त भी दलाई लामा हैं इंडिया में जो रहते हैं, उनका जन्म हुआ एक छोटे से परिवार में तिब्बत में। 1949 को, जैसे हमने बात करी, 1 अक्टूबर को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। और तभी माओ ने चेतावनी दे दी तिब्बत को कि तिब्बत को चाइना आज़ाद कर देगा। ऑफ कोर्स उनका मतलब ये था कि अटैक करके कब्जा कर लेगा। 1950 को दलाई लामा, जो 14 दलाई लामा थे, वो 15 साल के थे और उनको स्टेट का हेड बना दिया गया। 1951 में तिब्बतियन लीडर्स को एक ट्रीटी साइन करने में मजबूर कर दिया गया। इस ट्रीटी का नाम था 17 पॉइंट एग्रीमेंट। देखिए, चाइना काफ़ी हद तक तिब्बत के अंदर आ चुका था और काफ़ी बड़े बड़े 2 प्रोविंसेस उसने हड़प लिए थे। मगर तभी चाइना एक जगह आकर रुक गया। वहाँ पर उन्होंने एक ऑफ़र दिया तिब्बतियन लीडर्स को कि आप हमारे साथ एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो आधा पार्ट था, आधे से भी कम पार्ट था तिब्बत का, उसको तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाएगा और जो चाइनीज़ आर्मी जो अब तक कब्जा चुकी है एरिया, वहाँ पर वो एरिया अब चाइना का हो गया।
मजबूरी में तिब्बतियन लीडर्स को ये एग्रीमेंट मानना पड़ा। 17 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन करने के बाद तिब्बतियन लीडर्स को लगा कि अब शायद उन्होंने एक समझौता कर लिया है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ और अब वो उनके लोगों को तंग नहीं करेंगे, वो आराम से अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और चाइनीज़ मिलिट्री वहाँ पर ज़्यादा लोगों के साथ अत्याचार नहीं करेगी। मगर वो बहुत गलत थे। चाइनीज़ सरकार ने लगातार तिब्बत के लोगों पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया और 1950s के समय के दौरान एक बहुत ही बड़ा आक्रोश आ गया लोगों के अंदर और इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया लोगों के अंदर कि प्रोटेस्ट उठने लग गए। आम आदमी भी घर से बाहर निकलकर जो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन थी तिब्बत की उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी और चाइना जैसे देश में तो खैर फ्रीडम ऑफ प्रेस कुछ कर भी नहीं पाएगी। वहाँ पर बेसिकली सरकार ने जैसे ही लोगों को सड़क पे आते हुए देखा, प्रोटेस्ट करते हुए देखा, उन्होंने आर्मी को बोल दिया कि जो भी करना है करो मगर ये प्रोटेस्ट रोक दो, इनकी अगर जितने लोगों को मारना है मारो मगर ये जो रेजिस्टेंस है ये रुकना चाहिए। और बताया जाता है कई दसियों हज़ारों लोगों की मौत हो गई 1959 में जब लासा में एक फुल स्केल अपराइजिंग हुई। चाइनीज़ आर्मी ने ब्रूटली कई लोगों को मार दिया और उसी समय 14वें दलाई लामा और उनके साथ काफ़ी सारे जो उनके मिनिस्टर्स थे वो तिब्बत छोड़कर इंडिया आ गए, कुछ अराउंड 80,000 तिब्बतियंस के साथ। उस दिन के बाद से इंडिया में आज करीब 1.5 लाख तिब्बतियंस हैं। उसके बाद 1965 में चाइनीज़ सरकार ने एस्टैब्लिश कर दिया फाइनली तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन जो 17 पॉइंट एग्रीमेंट का हिस्सा था। तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन बेसिकली एक एरिया है तिब्बत के अंदर का जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। तो वहाँ पर कुछ उनको वहाँ पे ऑटोनॉमस उनको राइट्स हैं मगर फिर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़्यादातर कंट्रोल वहाँ पे रखती है। तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है चाइना का और लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंशियल लेवल डिवीजन है। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड क्यों? क्योंकि सबसे कम लोग रहते हैं वहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से। मैं आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पे एक मैप दिखाता हूँ। ये देखिए चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप है। जहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लाल लाल जो है बेसिकली यहाँ पर मेनली चाइना की पॉपुलेशन रहती है। 94% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो चाइना की ईस्टर्न साइड में रहती है और सिर्फ 6% जो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में रहती है। तो जो तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि एक तो माउंटेनियस रीजन है, उसके अलावा इतना डेवलप नहीं है। ठीक है, सो ये काफ़ी हद तक चाइना की एक वीकनेस है और काफ़ी हद तक जो इस वक्त पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका एक मेन एडवांटेज चाइना को ये भी है इससे कि यहाँ पे जो तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन है यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होगी। 1966 में माओ जेडोंग का कल्चरल रेवोल्यूशन तिब्बत पहुँचा और इससे तिब्बत को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। तिब्बत की कई मोनेस्ट्रीज और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को बर्बाद कर दिया गया। कल्चरल रेवोल्यूशन बेसिकली उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी सबसे ऊपर रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी और नहीं है। उसकी वजह से काफ़ी हद तक तिब्बत की एक तो जो कल्चरल हेरिटेज है उसको नुकसान पहुंचा और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके प्रति जो नफरत थी तिब्बत के लोगों में वो और ज़्यादा बढ़ गई। मगर कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रूटैलिटी के साथ उस नफरत को दबाने की कोशिश करी। बताया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन 10 लाख से ऊपर तिब्बतियन लोगों को मार दिया गया, या तो उनको भूखा मार दिया गया या उनको डायरेक्ट मार दिया गया। तो काफ़ी तरीके से उन पर बहुत अत्याचार हुए। काफ़ी बार तो ये भी था कि अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलता हुआ दिखा तो पब्लिकली उनकी नाक काट दी जाती थी, कान काट दिए जाते थे और जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो काट दिए जाते थे ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि सबसे ब्लडीएस्ट चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का, सिर्फ चाइनीज़ हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का। कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जो तिब्बत के लोग थे उनमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था चाइनीज़ गवर्नमेंट को लेकर
और वो आक्रोश कभी बैठा नहीं, वो हमेशा कुछ सालों बाद सामने आ जाता था। कुछ लोग सड़कों पे इकट्ठा हो जाते रहे, भीड़ बढ़ जाती थी, आर्मी को उन पे क्रैकडाउन करना होता था और ये साइकिल चलती रहती थी। 1987 में जब वापस काफ़ी हद तक अपराइजिंग बहुत ही करीब थी, काफ़ी हद तक लोगों का गुस्सा वापस बॉयल हो रहा था, 14वें दलाई लामा जो इस वक्त इंडिया में थे, उन्होंने चाइनीज़ सरकार के साथ एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जो तिब्बत का एरिया है उसको जेन्युइन सेल्फ रूल दे दीजिए। अभी जो सो कॉल्ड तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन है, जहाँ पे बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट जो करना चाहे वो कर सकती है, वो ना हो, वहाँ से आर्मी हटे और वहाँ पर प्रॉपरली तिब्बतियन लोग अपने डिसीजन खुद लें, ऑफ कोर्स चाइना का हिस्सा रहकर। मगर चाइना ने इस सजेशन पे ज़्यादा गौर नहीं किया और उसी साल वापस लोग सड़कों पे आ गए और अपराइजिंग शुरू हो गई। और 1988 में चाइना ने मार्शल लॉ लगा दिया तिब्बत में रॉयट्स होने के बाद। और उसके अगले साल 1989 में 14वें दलाई लामा को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और 1993 में चाइना और दलाई लामा के बीच में जो भी बातचीत थी, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो भी कंप्लीटली ख़त्म हो गई। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी बात करने से मना कर दिया दलाई लामा से। अब देखिए, बात करते हैं दलाई लामा और पंचन लामा के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। देखिए, दलाई लामा बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया शुरुआत में, कि एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर होते हैं तिब्बतियन लोगों के। उसके अलावा उनको सिंबल ही माना जाता है तिब्बत की यूनिफिकेशन का, और वो इंटरनेशनल एडवोकेट होते हैं बुद्धिस्ट वैल्यूज़ और ट्रेडिशन के। हालांकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि तिब्बतियन कल्चर में दलाई लामा के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फिगर होती है वो होती है पंचन लामा की। दलाई लामा को ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो बताते हैं कि पंचन लामा कहाँ पैदा होगा, अगले पंचन लामा कहाँ पर पैदा होंगे, और फिर पंचन लामा उस प्रोसेस के पूरे हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि अगला दलाई लामा कौन होंगे। ठीक है, तो जो 14 दलाई लामा है जो इस वक्त इंडिया में रहते हैं, उन्होंने एक 6 साल के बच्चे को चुना था कि ये 11वें पंचन लामा होंगे। उस बच्चे का नाम था गेडुन न्यामिया, फॉरगिव मी इफ आई मिसप्रोनाउंस्ड इट। मगर जैसे ही दलाई लामा ने अनाउंस किया कि ये 6 साल का बच्चा 11वां पंचन लामा होगा, चाइनीज़ सरकार ने उस 6 साल के बच्चे को किडनैप कर दिया और उसकी फैमिली को पूरा रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह एक और नया बच्चा वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जिसका नाम है ग्याकिन नोरबू। तो अब चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है कि जो 11वां पंचन लामा हो, जो दलाई लामा के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, वो चाइना के कंट्रोल में हो, वो चाइना का पपेट हो। तो इसलिए उन्होंने जो ओरिजिनल 11वां पंचन लामा जो दलाई लामा ने चुना था उसको हटा दिया, उसकी जगह एक नया अपना इंस्टॉल कर दिया। अब वो 6 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ, चाइनीज सरकार ने उसके साथ क्या किया, कुछ नहीं पता, क्योंकि 17 मई 1995 से उसका किसी को भी कुछ नहीं पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ। अब देखिए, वैसे तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही दुखद बात है कि एक 6 साल के बच्चे को इतनी बड़ी सरकार ने गायब कर दिया और उसका कुछ अभी पता नहीं है 20 साल से कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। मगर आज के सिनेरियो में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पंचन लामा होता है वो दलाई लामा को चुनने में एक अहम भूमिका निभाता है। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो अगला दलाई लामा हो, क्योंकि अभी जो 14 दलाई लामा है वो 81 ईयर्स के हैं, और इंसान की एक बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है कि एक सर्टन एज के बाद वो नहीं रहता, वो चल बसता है। तो जैसे ही वो 81 ईयर्स के हैं तो अब ये बात शुरू हो गई है कि अगला दलाई लामा कौन होगा और कैसे डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जो पंचन लामा दलाई लामा ने चुना था तिब्बत में, वो 6 साल का बच्चा, उसको गायब कर दिया गया है। उसके जगह चाइना ने एक पपेट वहाँ पे अपना पंचन लामा फिट कर दिया है और वो वहाँ पे काम कर रहा है। बट दलाई लामा ये नहीं चाहते कि जो वो पंचन लामा है वो अगला दलाई लामा को चूज़ करने में वो पार्ट निभाए।
सो दलाई लामा ने ये एक सजेशन दिया कि जो 1300 साल पुराने की जो हिस्ट्री है उसको तोड़ दिया जाए और अगले दलाई लामा उनके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, ताकि तिब्बत की जो एक जंग है आज़ादी की वो चलती रहे और चाइना का कंप्लीट कंट्रोल ना आ जाए तिब्बत के धर्म के गुरुओं पर। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में देखिए, तिब्बत को इन्वेड किया गया था 35,000 चाइनीज़ सोल्जर्स द्वारा, जिन्होंने सिस्टमेटिकली रेप किए, टॉर्चर किए, बहुत लोगों को मारा। और ये माना जाता है कि एस्टिमेटेड कुछ 10 लाख से भी ऊपर लोगों के ऊपर ये सारी जो ब्रूटलिटीज़ हैं ये इन्फ्लिक्ट करी गई चाइनीज़ आर्मी द्वारा। और ये उस वक्त कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन थी, उस वक्त के हिसाब से बता रहा हूँ, आज नहीं। उसके अलावा 6,000 मोनेस्ट्रीज़ जहाँ पर तिब्बतियंस पूजा करते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और 1949 जब चाइनीज़ आर्मी ने तिब्बत पर अटैक करके उसको कब्जा लिया था, तब से लेकर 1979 तक जो रिलायबल डाटा है, जो जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट तो कुछ भी बोल देगी उनको और उनके साथ में कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो रिलायबल डाटा है हमारे पास, उसमें ये पता लगता है कि करीब 1,70,000 से भी ज़्यादा तिब्बतियंस को जेल में टॉर्चर करके मार दिया गया। बहुत भयानक मौत होती है। उसके अलावा 1.5 लाख तिब्बतियंस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया गया चाइनीज़ द्वारा। 4 लाख से भी ज़्यादा तिब्बतियंस को मार दिया गया जब वो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके अलावा 3.5 लाख करीब तिब्बतियंस को भूख से मार दिया गया और करीब 92,000 तिब्बतियंस को पब्लिकली टॉर्चर करके मारा गया। उनके कान काट देते थे, नाक काट देते थे, दुनिया को सबको दिखाते थे कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने कोई भी कुछ सर उठाएगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। और अब तक करीब 9,000 तिब्बतियंस ने सुसाइड कर ली है। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग नंबर्स हैं। मगर सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके अलावा सिस्टमेटिकली तिब्बतियंस की जो पॉपुलेशन है तिब्बत में, उसको कम करने की भी कोशिश की गई है। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन करी गई है औरतों की वहाँ पे, ताकि वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कम हो और चाइना के और एरिया से वहाँ से भी फोर्सफुली जो लो इनकम हाउस होल्ड से जो लोग होते हैं उनको तिब्बत भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर जो हान चाइनीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो। अब देखिए तिब्बत के भविष्य का क्या होगा। देखिए, चाइना आज के समय में एक आर्थिक महाशक्ति है और कोई भी देश तिब्बत के लिए चाइना के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। इसलिए चाइना काफ़ी हद तक उस एरिया में स्ट्रांग है। रही बात दलाई लामा और पंचन लामा की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से पंचन लामा को किडनैप कर लिया। जो दलाई लामा ने जो पंचन लामा चुना था 6 साल का बच्चा, उसको किडनैप कर लिया और खुद अपना वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया एक बच्चा। और वही काम वो दलाई लामा के साथ भी करना चाहते हैं। जब 81 ईयर्स के दलाई लामा हैं, जब वो चल बसते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली होना ही होना किसी दिन, हम सब लोग ह्यूमन हैं। वो कोशिश करेंगे कि पंचन लामा, जो चाइनीज़ पंचन लामा है वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट का, उसी की मदद से एक और दलाई लामा भी बना दिया जाए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात मानता हो, जिससे कम्प्लीटली तिब्बत की आज़ादी को वो इरेडिकेट कर दे। इस वक्त तो लगता है कि कुछ किया नहीं जा सकता और कुछ उम्मीद नहीं है, अनलेस अमेरिका जैसी महाशक्ति कुछ डिसीजन ले कि तिब्बत की आज़ादी को वापस वो जगाना चाहते हैं, तिब्बत के लोगों को वो वापस जगाना चाहते हैं। अनलेस ऐसा नहीं होता, लगता नहीं है कि तिब्बत कभी एक आज़ाद देश बन पाएगा। बाकी देखिए, एज इंडियंस हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए और ज़रूरी भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि तिब्बत के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए और होपफुली ज़रूर मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग, कम से कम ये ऐसी जो आपको वीडियोस दिखती हैं, जैसे ये वीडियो है, इसे ज़रूर शेयर करिए सोशल मीडिया पर, ताकि और लोगों को पता लगे कि चाइना की सरकार ने कितनी ज़्यादा क्रूअल्टी करी तिब्बत के लोगों के साथ और तिब्बत और चाइना का असली मसला है क्या। बेसिकली चाइना ने बस एक देश को अटैक करके उसको हड़प लिया और दुनिया ने इस पे बस इतना आक्रोश दिखाया नहीं है। ज़रूरी है कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं और कम से कम ये मैसेज स्प्रेड करें ताकि
तिब्बत की जो आज़ादी की जंग है वो कम से कम ज़िंदा रहे।